जय हिंद दोस्तों मैं रमनदीप आप सभी का ध्रुव बैच की GS3 पेपर को लेकर के जो हम साइंस एंड टेक की क्लास कर रहे हैं, हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं इसके सिलेबस को और कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। उस क्लास में जो लेक्चर 5 है उसमें स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोग का 4 लेक्चर हो चुका है। जो कल की हमारा लेक्चर था वहां पर हम लोग एक क्वेश्चन को देख रहे थे। क्वेश्चन ये था कि भारत में जो महिलाओं की भूमिका है किस क्षेत्र को लेकर के, तो स्टेम क्षेत्र को लेकर के, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन या फिर मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, देखिए दो चीजों का मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पर दरअसल एक होता है स्टेम, ठीक है, ठीक है, और एक होती है जी आपकी STEM। ठीक है, ये दोनों चीज होती क्या है, इसमें होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। यहाँ पर होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन। ये मेडिसिन ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अब समझिएगा मेरी बात मैं कहना क्या चाह रहा था कि जो हम लोग कल क्वेश्चन देख रहे थे वहां पर क्वेश्चन ये था कि भारत में जो महिलाओं की भूमिका है इस क्षेत्र में, स्टेम क्षेत्र में, वो बेहद कम है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक आंकड़ा और देखा था। वो आंकड़ा क्या कह रहा था? आंकड़ा ये कह रहा था कि भारत में करीब 45% जो महिलाएं हैं, ठीक है, 45% महिलाएं स्टेम में स्नातक है, ग्रेजुएट है। लेकिन उसके बावजूद ये जो ग्रेजुएट महिलाएं हो रही है इस क्षेत्र में, वो जॉब कितना ले पा रही है? तो केवल 14%। ठीक है, 45% महिलाएं स्टेम क्षेत्र में ग्रेजुएट हो रही हैं, लेकिन जॉब उसमें से ले रही है कितनी? मात्र 14%। तो ये जो आंकड़ा है दोस्तों, ये आंकड़ा आप लोगों को याद रखना है। और अगर कभी भी साइंस टेक के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर प्रश्न आता है तो इस आंकड़े का आप लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी के संदर्भ में हमने एक टॉपिक को देखा था कि लीकी पाइपलाइन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लीकी पाइपलाइन से आप क्या समझते हैं, और आप लोगों को बताना पड़ेगा कि लीकी पाइपलाइन जो आप समझते हैं उसका वास्तव में क्या मतलब होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि लीकी पाइपलाइन से आप क्या समझते हैं, इसके कारण क्या क्या है, सरकार के द्वारा लीकी पाइपलाइन को कम करने में कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, ये प्रॉपर यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। और हम उसी क्वेश्चन के माध्यम से एक आंसर को जल्दी से देखेंगे। उसके बाद आज से क्लास में हम लोग जो हम लोग का स्पेस टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, कल मैंने आप लोगों को ग्रुप में एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया था जहां पर स्पेस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में जितने भी बेसिक कीवर्ड्स थे, ठीक है, और एक क्रम था, जो विकास क्रम था, उसको उस पीडीएफ में दिया गया था। तो जैसे मानिए आपको ये अगर नहीं आइडिया है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या होती है, ठीक है, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है, स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है, एयर ब्रीथिंग इंजन क्या होते हैं, तो वहां पर उन सब की पीडीएफ दी हुई है। ठीक है, देखिए दरअसल है क्या, स्पेस टेक्नोलॉजी करीब 60-70 पेज की वो पीडीएफ है। ठीक है, अब हम लोग अगर सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी के हर टर्म को समझने का प्रयास करने लगेंगे तो हम लोग की जो क्लास है वो क्लास हो जाएगी आप लोगों की 120 घंटे की बजाय जो हमारी पूरी सीरीज चल रही है ध्रुव बैच की, वो हो जाएगा आपका 500 घंटे की क्लास। ठीक है, तो उसको मिनिमम करने के लिए हम लोग सिर्फ मोटे मोटे क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके एस्पेक्ट्स को टच करने का प्रयास करेंगे कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, स्पेस टेक के संदर्भ में कोई क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लोग को आंसर कैसे लिखना है, इंट्रो कैसे करना है, कंक्लूजन कैसे देना है, ये सब चीजें हम यहाँ पर समझते चलेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहली बात, लीकी पाइपलाइन का जो कारण है, लीकी पाइपलाइन होती क्या है कि जैसे जो महिलाएं या जो लड़कियां स्कूल और कॉलेज में स्टेम क्षेत्र में पढ़ाई कर रही हैं, ग्रेजुएट हो रही हैं, लेकिन वो जॉब नहीं पा रही, जॉब नहीं कर पा रही हैं। आपने देखा कि 45% और 14% का एक रेशियो था। ठीक है, उसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि लीकी पाइपलाइन कंडीशन। कोई चीज बीच में से लीक हो रही है, वही होता है आप लोगों को। तो हमने देखा था यहाँ पर कि ग्रेजुएट होती महिलाएं हैं, ये जॉब करती महिलाएं, और यहां से एक बहुत बड़ा रेशियो जो है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पर वो रेशियो 45% का और यहाँ पर ये रेशियो 14% का। तो ये जो चीज लीक हो रही है इसी को हम लोग लीकी पाइपलाइन के तौर पर जानते हैं। ठीक है, अब देखिए सर कारण क्या है लीकी पाइपलाइन का, तो सब कुछ बेसिक कारण हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी महिलाओं की भूमिका कम हो रही है इस पर कोई कारण पूछता है, ठीक है, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है उसका कुछ कारण पूछता है, ठीक है, लैंगिक असमानता कारण पूछता है, तो आप लोगों को एक काम ये रखना है कि पितृसत्तात्मक जो दृष्टिकोण है उससे अपने आंसर की शुरुआत बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा बिल्कुल आप लोगों को नहीं करना है कि आप लोग पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण से अपने आंसर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट वैलिड पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट को आप लोग लिखिए दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर। पहले के 2-3 पॉइंट आप कैसे होने चाहिए, जो सॉलिड होने चाहिए, जैसे कि महिलाओं की कम भागीदारी का जो कारण है, इसमें तो इसमें दे दिया कि पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, लेकिन हम लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग जो लिखेंगे पॉइंट, वो पॉइंट कुछ ऐसे होंगे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि वैज्ञानिकों के करियर में, ठीक है, कोई भी महिला साइंटिस्ट हो या पुरुष साइंटिस्ट हो, उसके करियर में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है वो होता है टाइम। ठीक है, जैसे कि मानिए आप किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का प्रयास करें, ठीक है, आप भी उसी फील्ड में लगे हुए हैं, 10 लोग और उसी फील्ड में लगे हुए, तो जो सबसे पहले डेवलप करेगा वो विजयी माना जाएगा, उसका नाम होगा, वो फेमस होगा और उसको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि कोविड वैक्सीन के टाइम पर आपने देखा था कि जिस
राष्ट्र ने सबसे पहले कोविड वैक्सीन बना लिया, उसकी कितनी डिमांड बढ़ गई, उसको कितना प्रॉफिट हुआ, ये तमाम तरह के कारण थे, ठीक है। तो किसी भी वैज्ञानिक के करियर में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है वो होता है टाइम, और ये जो प्राइम टाइम जो कहा जाता है, ठीक है, जो एज ग्रुप होती है, जो प्राइम टाइम का ग्रुप होता है, उसमें कारण क्या होता है कि महिलाओं की जो भूमिका होती है, देखिए महिलाओं को वही टाइम आमतौर पर शादी और बच्चा पैदा करने का माना जाता है, ठीक है। अब चूंकि जो एक सोच है महिलाओं के विवाह और बच्चा पैदा करना कंपल्सरी बात मानी जाती है, एक एज ग्रुप में आवश्यक माना जाता है, ठीक है, उस कंडीशन के कारण वैज्ञानिक महिलाएं अपने टाइम को अपने करियर पर देने की जगह अपने परिवार पर देने लगती हैं, जिस कारण से वो बाकी लोगों से, बाकी साइंटिस्टों से पिछड़ने लगती है और पीछे होती आती है, ठीक है। तो ये हो गया एक सबसे बड़ा कारण लीकी पाइपलाइन का। और हमने देखा था जब हम STIP पॉलिसी 2020 देख रहे थे, और देखिए हम लोग अभी कारण देखें, अब इस कारण का सॉल्यूशन हम तुरंत साथ में देख लेंगे। तो सॉल्यूशन ये है, आपने देखा था कि STIP 2020 की जो पॉलिसी है उसने एक बात की, उसने क्या कहा था कि अब महिलाओं के लिए बायोलॉजिकल एज नहीं एकेडमिक एज को हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा दूसरी क्लास में हम लोगों ने STIP पॉलिसी पढ़ रहे थे, तो वहां पर मैंने आपको समझाया था कि महिलाओं की अब बायोलॉजिकल एज नहीं बल्कि एकेडमिक एज देखी जाएगी, उन्होंने कितना समय तक कार्य किया है वो यहां पर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये हो गया। अच्छा, अब देखिए दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है, कारण ये होता है कि दोहरी जिम्मेदारी। आप सभी जानते हैं कि अगर आपके घर में आपकी बहन होगी, आपकी मम्मी होगी, आप जो हम लोग की जो दोस्त लड़कियां देख रही होंगी वीडियो, वो लोग भी जब कोई जॉब करती होंगी तो उनको जॉब के साथ साथ अपने घर में भी आकर काम करना पड़ता होगा। तो ये जो काम का जो दोहरा बोझ होता है वो महिलाओं पर ही पड़ता है, पुरुषों पर नहीं पड़ता, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि महिलाओं से पारिवारिक कार्यों की उम्मीद रखी जाती है और हमारा सरकार, हमारा समाज ये मानता है कि हम ये काम कर सकेंगे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा कारण ये हो गया। दूसरा जो बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, आप वो देख सकते हैं कि ये जो फील्ड है, साइंस का क्षेत्र जो है, ये बहुत लंबा समय की डिमांड करता है। अगर आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं तो आपको 2 साल 3 साल 4 साल बिना परिणाम प्राप्त किए आपको लगे रहना पड़ेगा, और ये महिलाओं के साथ ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उनको अगर वो जॉब कर रही है तो एक कारण ये समझा जाता है आज के जमाने में, जितने भी लोग जॉब करते हैं उसका एक सिर्फ आवश्यकता ये समझ जाती है कि आज परिवार को चलाने के लिए दोनों व्यक्ति काम करना आवश्यक है, इसीलिए महिलाएं जॉब कर रही हैं बस। अगर उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो जॉब नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगी, इस कारण से इस क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में महिलाएं काम नहीं कर पाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो कारण आप यहाँ पे कारण देख सकते हैं कि महिलाओं को मूलतः ग्रेडी भूमिका में देखा जाता है, ठीक है। उनसे ये उम्मीद की जाती है कि आप एक नर्स की भूमिका में काम करिए, आप एक टीचर की भूमिका में काम करिए, लेकिन उन सब से महिलाओं से इस क्षेत्र में काम करने की कोई उम्मीद नहीं की जाती है। तो यही जो लैंगिक पूर्वाग्रह है, ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है कि महिलाएं इस क्षेत्र में आगे नहीं आ पा रही, ठीक है। अब देखिए हमने देख लिया कारण, अब समाधान क्या होगा। समाधान ये बता सकते हैं आप लोग कि रिटर्न टू वर्क एक प्रोजेक्ट चलाया जाए, ठीक है। जो महिलाएं जिन्होंने 45% जो महिलाएं थी जिन्होंने स्नातक कंप्लीट किया था अपना, ठीक है, वो महिलाएं वापस से रोजगार में शामिल हो। इसका आंकड़ा 14% जो कि अभी है, इसको बढ़ा के हम लोग करीब 25% भी कर लें तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो रिटर्न टू वर्क कार्यक्रम चलाया जाए। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे, जैसे मानिए कोई महिला गर्भवती हो, ठीक है, तो गर्भवती के कारण से उसको लेनी पड़ती है लीव, छुट्टी लेनी पड़ती है। अब जब वो छुट्टी लेती है तो 1 साल 1.5 साल का जो गैप होता है, वो उस गैप के कारण से वापस से महिलाएं इस क्षेत्र में शामिल नहीं हो पाती है, वापस से जॉब पर नहीं आ पाती है। तो ये भी एक कारण है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए रिटर्न टू वर्क कार्यक्रम नाम का एक प्रोग्राम हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम ये दिया होगा कि कार्यस्थल पर, ठीक है, एक शिशु पालन गृह, जो क्रेच का निर्माण आपने देखा होगा कि सरकार इस बारे में कई प्रावधान कर रही है, कई प्रावधान करने का प्रयास कर रही है। तो ये जो शिशु पालन गृह है, जो क्रेच है, इनका निर्माण किया जाए। आपने देखा था कि STIP जो पॉलिसी थी हमारी, STIP 2020 की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी ने डे केयर सेंटर की स्थापना करने की बात कही थी कि अगर किसी महिला के कोई वृद्धजन उसके संबंधित है या फिर कोई उनका बालक है, बच्चे हैं, तो उन लोगों को हम डे केयर सेंटर में ले आकर के जब वो जॉब कर रही है तो यहाँ पर उनका पालन पोषण किया जा सके। एक ये डे केयर का कॉन्सेप्ट है और एक ये शिशु पालन गृह क्रेचों का निर्माण यहाँ पर किया जाना चाहिए। इससे जो है महिलाएं इस क्षेत्र में काम करने को आ सकती है, उनके लिए सुविधाजनक कार्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जो कि महिलाओं के पक्ष में हो, ठीक है, महिलाओं के लिए एक अच्छा सपोर्ट मिले, महिलाओं को सपोर्ट मिले सब चीजों में। तो ये एक भूमिका यहाँ पर आप लोग इसको बात को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात कि लैंगिक रूप से यथोचित और प्रेरक इनेबलिंग, मतलब जेंडर इनेबलिंग इकोसिस्टम का निर्माण किया जाए, ठीक है, कि जेंडर को लेकर के किसी सिस्टम में कोई विवाद ना हो, ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट ना हो, ग्लास सीलिंग ना हो, तो कितनी अच्छी सुविधा हो जाएगी महिलाओं के लिए, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
जो कार्यस्थल में है वहां पर यौन शोषण ना हो, ये एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं जेंडर इनेबलिंग अगर इकोसिस्टम बना देते हैं तो महिलाएं यहाँ पर कार्य करेंगे। और आपने देखा था इसी बात को लेकर के कि एसटीआईपी की पॉलिसी में LGBT+2 के लिए स्पाउसल बेनिफिट का कॉन्सेप्ट रखा गया था। ठीक है, कि अब LGBTQ वाले समुदाय को भी यहाँ पर स्पाउसल बेनिफिट के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अन्य जो भी लैंगिक पूर्वाग्रह को समाप्त करने की सरकार प्रयास कर रही है इस स्कीम के अंतर्गत, वो सारा इसका एक समाधान के तौर पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि वैज्ञानिकों को उनकी लैंगिक पहचान से नहीं बल्कि उनके काम से पहचाना जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वही हो गया बायोलॉजिकल एज, एकेडमिक एज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आप लोग लिंक कर सकते हैं। दूसरी बात लिखा कि विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी महिलाओं तथा महिला छात्रों को मेंटर के तौर पर लेकर के आया जाए जो कि लड़कियों से एक ताकत में बना सके, लड़कियों से बात करके उनको मोटिवेट कर सके और उनको इस फील्ड में ले आ सके। ठीक है, आप सबने मिसाइल वुमेन जिन्होंने कलाम जी के साथ वर्क किया था, ठीक है, टेसी थॉमस, इनका नाम सुना होगा। तो टेसी थॉमस के तौर पर ही कई ऐसी महिलाओं को प्रेरित किया गया जो कि आकर के बच्चों से मिले, लड़कियों से मिले। और इन्हीं सब प्रोजेक्ट के अंतर्गत, देखिए इन्हीं सब प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकार इसरो, जैसे मैं अगर इसरो की स्पेसिफिक बात करूं, हम लोग देखेंगे इस कार्यक्रम के बारे में, हम लोगों ने कल कई कुछ स्कीम्स देखी थी, उस स्कीम्स का प्रयोग किया। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि इसरो के द्वारा एक युविका कार्यक्रम है जो कि चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने देखा था ध्रुव कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम क्या है, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने का प्रयास है। तो ये जेंडर न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो हो गया कुछ बातें। अब जो सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की भूमिका साइंस के क्षेत्र में बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है, ऐसी आवश्यकता क्या है कि हम लोग इनकी भूमिका को यहाँ पर बढ़ाएं। तो सबसे बड़ा कारण अगर आप देखेंगे, और यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को कुछ फैक्ट बताऊं, कुछ रिपोर्ट बताऊं जिसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं अपने आंसर में, वो रिपोर्ट ये है, कह रहा है कि मैकेंसी की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार ये बात कही गई कि अगर महिलाओं को स्टेम के क्षेत्र में जो लैंगिक अंतराल को कम किया जाए, जेंडर गैप को कम किया जाए, तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में, ग्लोबल इकोनॉमी में 12 से 28 ट्रिलियन डॉलर का जो है प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है मैकेंजी की। मैकेंजी की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर हम स्टेम के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल, जो जेंडर गैप है, उसको कम करें तो ग्लोबल इकोनॉमी में करीब 12 से 28 ट्रिलियन डॉलर की जो है वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, अगर आप लोगों के सामने महिलाओं के भूमिका पर स्टेम के क्षेत्र में कोई प्रश्न आता है तो आप लोग उसकी शुरुआत कहां से करेंगे, आप लोग शुरुआत कर सकते हैं यहां से कि मैकेंजी की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार ये बात कही गई है, जो कि यह बात सिद्ध करता है कि महिलाओं की जो भूमिका है वो स्टेम के क्षेत्र में अगर अच्छी हुई तो हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर जाएगी। ठीक है, इस भूमिका से आप लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप लोग कारण बता सकते हैं कि महिलाओं की भूमिका कम होने के कारण क्या है। कारण बताते समय आप लोग कुछ आंकड़े दे सकते हैं। आंकड़े कौन से दे सकते हैं कि 45% महिलाएं स्टेम में स्नातक है, लेकिन 14% सिर्फ वहां पर जॉब कर पा रही है। आप लोग लेखी पैटर्न के कॉन्सेप्ट को ऐड कर सकते हैं। आप लोग जो प्रयास है, जो हमने डिस्कस किया, जितने प्रयास, जितने समाधान डिस्कस किए, वो डिस्कस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। STI 2020 पॉलिसी में जो भी जेंडर न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है उसको आप लोग कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं, आगे की राह में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को अपने आंसर में अगर आप लोग ऐड कर देते हैं तो आप लोगों का आंसर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये जितने भी हमने यहाँ पर फैक्ट पढ़े, जितने भी रिपोर्ट देखे, ऐसा नहीं है कि इन रिपोर्ट का, इन फैक्ट का प्रयोग आप लोग सिर्फ महिलाओं वाले ही क्वेश्चन में करिए। आप लोग के सामने कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, जैसे मानिए अगर GS1 में ही जेंडर गैप पर कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपने देखा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट थी, जेंडर गैप रिपोर्ट, उसमें भारत का स्थान कितना खराब था। अगर उसी रिपोर्ट पर क्वेश्चन आता है तो आप लोग एक पॉइंट, बस मैं ये नहीं कहूंगा सारे पॉइंट, एक पॉइंट आप लोग स्टेम क्षेत्र में भी ऐड करके आप लोग ये आंकड़ा दे सकते हैं, कुछ आंकड़ा दे करके अपनी बात को वहां पर जस्टिफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आंकड़ों को आप लोग अपने आंसर में करना है। क्वेश्चन कैसा भी हो, आप लोग इस आंकड़े को यूज करना सीखिए, कहां पर आप लोग कैसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, यहां तो हो गया कि मैकेंजी की रिपोर्ट ये बात कहती है कि इतना ग्रोथ हम लोग कर लेंगे अगर हम लोग जेंडर न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट को वहां पर ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को वहां पर ध्यान देनी होगी। अच्छा, दूसरी बात अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो सरकार के द्वारा कुछ पॉलिसीज लेकर के आ गई। कौन कौन सी पॉलिसी? जेंडर न्यूट्रलिटी को बढ़ाने के लिए। अभी हमने देखा कि STI 2020 की जो पॉलिसी है, वो 2020 की पॉलिसी कई बातें करती है, एकेडमिक एज, बायोलॉजिकल एज, जेंडर न्यूट्रलिटी, ठीक है, डे केयर सेंटर, क्रेज की स्थापना, इन सबों की बात करते हैं। तो आप लोग इस एक पॉलिसी के तौर पर इसको ऐड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सरकार कौन से प्रयास इस क्षेत्र में कर रही है। ठीक, अच्छा, इसके बाद आप लोग क्या ऐड कर सकते हैं? आप लोग ऐड कर सकते हैं कि विज्ञान ज्योति योजना। विज्ञान ज्योति योजना क्या है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टेम के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए 2020 से 2025 वर्ष के दौरान
क्लास 9 से क्लास 12 तक की करीब जो लड़कियां हैं उनको यहाँ पर लेकर के आया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत, डीएसटी के अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा इस क्षेत्र में। ठीक है, तो ये एक सरकार के प्रयास है महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर और तो ये जो विज्ञान ज्योति कार्यक्रम है ये डीआरडीओ और इसरो इन दोनों के द्वारा मिल करके कराया जा रहा है, संपन्न कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप ये एक भूमिका यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात आप देखेंगे तो आईआईटीज में आपने देखा होगा अभी रिसेंट में ही आईआईटीज में महिला आरक्षण की बात कही गई। ठीक है, हमने जब कॉलेज में थे तो वहां पर जो रेशियो था वो बहुत गंदा रेशियो था। ठीक है, करीब मान लीजिए आप लोग, जब मैं कॉलेज में था तो करीब 1000 लड़कों पर, जो हम लोग का बैच गया था 2014 में, उस बैच में करीब 45 लड़कियां थी, 45 से 50 करोड़ लड़कियां थी। ठीक है, तो ये जो रेशियो था ग्रेजुएशन में हम लोग के वो बहुत खराब था, और इसी रेशियो को कम करने के लिए सरकार ने कहा था कि आईआईटी में करीब 10% महिला आरक्षण की यहाँ पर बात की जा रही। तो ये भी सरकार के प्रयास को आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप लोग बता सकते हैं किस स्कीम के बारे में, तो आप लोग गति स्कीम के बारे में। गति योजना क्या कहती है? गति योजना देखिए क्या कहती है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की योजना है। इसका फॉर्मेट है, इसका फुल फॉर्म है कि जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो जेंडर एडवांसमेंट मतलब लैंगिक समानता की बात सुनिश्चित किया जाए स्टेम क्षेत्र में, ताकि महिलाएं भी यहाँ पर काम कर सके, इस कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है, ये जो गति योजना है प्रॉपर, ये यूके की एक चार्टर था, क्या नाम था उसका? एथेना स्वान चार्टर। ठीक है, ये जो एथेना स्वान चार्टर है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एथेना स्वान चार्टर। इस चार्टर के अंतर्गत महिलाओं की भूमिका को यूके में स्टेम के अंतर्गत बढ़ाने की बात कही गई थी। 2005 में ये चार्टर आया था और इसने बहुत अच्छा रिजल्ट शो किया है। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो भारत सरकार है उसने गति स्कीम लॉन्च किया है। ये गति शक्ति नहीं, ध्यान रखिए, गति शक्ति स्कीम अभी रिसेंट में लॉन्च हुई है, वो गति शक्ति नहीं है, ये है जेंडर एडवांसमेंट थ्रू इंस्टीट्यूशंस, ऐसा करके एक स्कीम है। तो ये स्कीम आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस स्कीम को आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एथेना स्वान, ये आप लोग केस स्टडी में इस बात को यहाँ पर ऐड करेंगे अगर, तो आपका आंसर बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग केस स्टडी कैसे लिख जाती है, किसी भी अब अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आपने लगा इंट्रो, ठीक है, आपने यहाँ पर भूमिका मेन बॉडी लिखना स्टार्ट कर, ठीक है, मेन बॉडी आप लिख रहे हैं, यहीं पर कहीं पर एक छोटा सा किसी एक कॉर्नर में आप बना करके यहाँ पर लिखिए प्रॉपर केस स्टडी। 15-20 शब्दों में आप एक कोई ऐसा केस के बारे में लिखिए जिसने अच्छा रिस्पॉन्स शो किया हुआ है। ठीक है, आप कोई सजेशन दे रहे हैं, उस सजेशन के बीच में आपको एक ऐसा एग्जांपल केस स्टडी यहाँ पर यूज करिए जिसने एक अच्छा रिस्पॉन्स उस क्षेत्र में दिया है, सफलता प्राप्त की। तो इस जो एथेना स्वैन जो चार्टर है यूके का, इसको आप लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। इसी के आधार पर सरकार ने गति स्कीम को लाया हुआ है। तो ये दोनों बात यहाँ पर होगी। ठीक है, अच्छा देखिए, हम सारी स्कीम को डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस स्कीम्स का नाम ले रहे हैं ताकि आप लोगों को एक ऑर्डर याद हो, आप लोगों को ये बात समझ में आए कि इन स्कीम्स का प्रयोग आप लोग अपने आंसर में कैसे कर सकते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है और ये बात समझने वाली है। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा बायोकेयर नाम का एक स्कीम शुरू किया गया है। ठीक है, ये जो बायोकेयर स्कीम है, ये बायोकेयर स्कीम का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं अपने आंसर में बताने के लिए कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, अभी कोविड का समय था, आप ये मान लीजिए, या फिर लाइफ साइंस के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए बायोकेयर नाम का एक स्कीम यहाँ पर शुरू किया गया है। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, एक स्कीम इसका नाम है जानकी अम्मल राष्ट्रीय महिला जैव वैज्ञानिक पुरस्कार। ठीक है, तो आप नाम से समझ गए होंगे कि महिला वैज्ञानिक अगर कोई है, ठीक है, जो कि अच्छा कार्य कर रही है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा उस महिला वैज्ञानिक को पुरस्कार देकर के उसका समर्थन किया जाएगा, उसको प्रेरित किया जाएगा और काम करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ स्कीम्स यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं, इन स्कीम्स का प्रयोग आप लोगों को करना है अपने आंसर में कि सरकार ये सारे प्रयास कर रही है इस क्षेत्र के संदर्भ में। ठीक है, एक स्कीम जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है वो है किरण योजना। किरण क्या है योजना? तो नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू द नर्सरी। ठीक है, अर्थात कि महिलाओं को रिसर्च के सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा किरण नाम की एक योजना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट की थी, जो कि साइंस एंड टेक के क्षेत्र में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये जो किरण स्कीम हुआ, और इसी के साथ एक स्कीम और है जिसका नाम है क्यूरी। ठीक है, तो ये जो कुछ स्कीम्स हमने अभी देखी, ये सारी स्कीम्स महिलाओं की समानता की बात करती है स्टेम के क्षेत्र में। और अगर साइंस के क्षेत्र में ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप लोग इन सारे स्कीम्स के माध्यम से अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं, अपनी बात को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्यूरी स्कीम आपने देखा, ये भी किरण कार्यक्रम का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी स्कीम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है।